हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अभी तक जितना भी कुछ आपको करवाया गया, ये हो सकता है उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस के हो, कुछ ऐसे हैं शायद सिलेबस के ना भी हो। ठीक है, क्योंकि जो आपके देखा होगा कि जो कोरोना की वजह से जो स्कूल आपके बंद रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा सिलेबस आपका कम कर दिया गया। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आपको मैथ के अंदर एक अलग ही स्टेज पे पहुंचा देंगे या आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, जो आपका टॉपिक है बच्चों नेक्स्ट वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप क्या लिखते हो, AOD। ठीक है बच्चों, ये आपका टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर था वैसे, जिससे आपसे 3 को 3 के 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन बच्चों अब ब्लूप्रिंट के आधार पे जो नया आएगा उसके आधार पे ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि इस क्वेश्चन की क्या प्रोसेस रहेगी। हाँ, लेकिन कुछ बातें जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है वो, जैसे इसके अंदर बच्चों जो फर्स्ट टॉपिक आता था वो आता था रेट ऑफ चेंज। क्या आता है? रेट ऑफ ए चेंज। सेकंड टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड जो बच्चों इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ इसका जो टॉपिक है वो है एरर से रिलेटेड। और फिफ्थ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें से बच्चों जो आपका फर्स्ट पार्ट था, जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है, वो रिमूव की जा चुकी है, यानी फिलहाल एक बार हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तो बच्चों देखो मैंने जो कहा था आपको पहले भी कि कोशिश ये रखो आप कि आप सारे टॉपिक करो, लेकिन बच्चों फिलहाल टाइम लिमिट को देखते हुए, जो कंडीशन उसको देखते हुए शायद मैं सारे टॉपिक तो यहाँ नहीं करवाऊँ। हाँ, लेकिन अगर आप खुद अपने आप सोल्व करते हो, कोई डाउट आता है तो बच्चों उसकी मैं ज़रूर, आप मुझसे पर्सनली कभी भी मिल सकते हो और उसको डाउट को मैं पक्का क्लियर करूँगा। ठीक है, ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट है आपके सिलेबस में, ये कंप्लीट है, ये रिमूव हो गया। ये आधा मान लो है, आधा नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है जो इसकी एप्लीकेशन है कुछ वो हट चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों स्पष्ट है कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज का लेक्चर बच्चों हमारा कंप्लीट, ये जो टॉपिक है बच्चों वो 5 या 6 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो कर रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ इसकी बेसिक जानकारी बच्चों होनी चाहिए। ठीक है, तो आज उसके ऊपर चर्चा करते हैं। शायद अगर आपको एक वेविकर मेथड भी सिखाना पड़ेगा इसके लिए, वो भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों देखो 7th जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर आपको बलराम सर ने लगभग करवा दिया है शायद। यदि हाँ कोई रह गया है तो वो करवा देंगे। हाँ, बाकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो जानकारी है बच्चों वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं कि dy/dx क्या होता है। आप सीधा कहोगे सर डिफरेंशिएशन होता है, y का x के रिस्पेक्ट में यानी अवकलन होता है, लेकिन बच्चों ये डिनोट किसे करता है? तो यदि आपको याद हो, जब मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी करवाई थी तो मैंने शायद LMVT पे आ जाइए एक बार। LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो आपके 7th चैप्टर में है, उसमें आप f' को किसके इक्वल लेते हो? FB माइनस FA/B-A के इक्वल बच्चों लेते हो या नहीं लेते हो? LMVT यानी जो आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, जो आपके बच्चों 7th चैप्टर में दी गई थी, उसमें आप f' को किसके इक्वल लेते थे? FB माइनस FA/B-A के। ठीक है, और कुछ बातें
अब बच्चों देखो, जैसे ये कर्व है कोई भी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कोमा एफ ए, सॉरी इस तरीके से लिखना है। इस पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी कोमा एफ बी, यही होगा ना। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी उसका बच्चों जो स्लोप यानी ढाल है, ये आपने 11th क्लास में स्लोप या ढाल पढ़ा होगा, उसी की चर्चा कर रहा हूँ। तो उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता था, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। होता था या नहीं होता था? होता था ना, भी आपने ये पढ़ा है। तो यदि मैं यहाँ पे इसको x1 y1 की तरह यूज करूँ और इसको x2 y2 की तरह, तो एक तरीके से ये क्या बनेगा, b माइनस ए। यानी इन दोनों को कंपेयर करने पर बच्चों मेरे पास f डैश एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, f डैश एक्स स्लोप यानी ढाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आई? कभी सोचा था क्या ऐसा कि यहाँ ऐसा भी एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा आगे जाके? मैंने कहा था ना कि अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपके मैथ के नॉलेज को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाएगी कर्व से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए बच्चों हम एक एक चीज़ को समझेंगे। इसलिए मैंने वैसे तो 2-3 लेक्चर कही था, लेकिन मैंने 5-6 लेक्चर इसलिए कहे कि हम एक एक चीज़ को बेसिकली समझना चाहते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बच्चों याद रखना किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व के स्लोप को। लेकिन अब सोचने वाली बात एक ये भी आ जाती है, क्या कर्व का भी स्लोप हो सकता है? क्या कर्व का स्लोप हो सकता है? ये स्लोप तो किसी लाइन का होता है, कर्व का थोड़ी ना होता है। सोचने वाली बात है, क्या स्लोप कर्व का होता है? तो बच्चों जवाब होगा कर्व का स्लोप नहीं होता, क्यों? कर्व को जरूरी नहीं है एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करे, उसके साथ कोई एंगल बनाए, ये जरूरी थोड़ी ना। कर्व का स्लोप नहीं है बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कर्व के ऊपर, जैसे समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने लिखा, ये मान लीजिए बच्चों कर्व है, तो वैसे देखो इसके अलग अलग पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बनाऊँ तो अलग अलग आएगी। तो जैसे यदि किसी पॉइंट के ऊपर मुझे इस पॉइंट के ऊपर, इसे मैं एक बार पी नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसे मैंने पी नाम दे दिया। यदि मुझे इस पॉइंट के ऊपर कर्व का स्लोप चाहिए तो बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बनाऊंगा। मैं यहाँ पे बच्चों इसकी क्या बनाऊंगा, एक स्पर्श रेखा बनाऊंगा यानी एक टेंजेंट बनाऊंगा। और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप माना जाएगा। अब बात समझ में आ गई? तो बच्चों देखो कर्व का स्लोप कभी नहीं होता, कर्व का स्लोप कभी नहीं होता। स्लोप हमेशा किसका होता है, यानी जो ढाल है वो लाइन का होता है, टेंजेंट का होगा, ठीक है। तो कर्व का स्लोप बनाने के लिए जिस पॉइंट के ऊपर आपको कर्व का स्लोप चाहिए, आप उसी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बनाओ, उसका स्लोप निकालो। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, वो सारी की सारी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी मैंने ऐसे जिक्र क्यों किया, ठीक है। तो बच्चों एक बात समझ आ गई, dy अपॉन dx किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, किसके, कर्व के यानी उस पॉइंट के ऊपर। कर्व का स्लोप नहीं बोला जाएगा, कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप है ये, ठीक है। वैसे तो क्योंकि अब आपको कर्व का स्लोप क्यों नहीं बोल सकते बच्चों, देखो इसकी एक ही टेंजेंट थोड़ी ना होगी, बहुत सारी टेंजेंट है, अलग अलग टेंजेंट का अलग अलग स्लोप होगा, ठीक है। तो अब इस बात को आपको याद रखना एक बार, यानी dy अपॉन dx स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा किसके, कर्व के। एक्स कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट है यानी एक्स वाई होगा, उसके मान रख दो एक्स और वाई के, तो न्यूमेरिकली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ तो अब मैंने जो कहा था, जो हमारा मेन टॉपिक था आज के लेक्चर का, कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है उसे समझना, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अर्थात वर्धमान
और ह्रासमान फलन। ठीक है, क्या लिखा बच्चों हमने? वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है, करते हैं आगे। तो बच्चों देखो, नॉर्मली भाषा में अगर हम समझे अपनी आराम से जो लैंग्वेज है, वर्तमान का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ह्रासमान का मतलब क्या होता है? घटना। बात समझ आ रही है? अभी वर्धमान यानी इंक्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों? बढ़ना। ह्रासमान डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जैसे आपका फंक्शन है एफ एक्स, आपको कोई इंटरवल दिया हुआ हो ए बी, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस इंटरवल में आपका फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान है, तो आपको ये देखना होगा नहीं कि जो एफ एक्स है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। सिंपल सी बात है। तो इस तो आप क्या चेक करोगे? जैसे मान लीजिए भाई इस इंटरवल में यदि मैं पॉइंट लेता हूँ इस तरीके से, मुझे साइड में ऊपर लिखता हूँ कि इससे आपको ये बेटर कुछ समझाना है मुझे। ठीक है, देखिए इस इंटरवल के अंदर मान लो मैंने पॉइंट लिए, x1 से स्टार्ट किया, इससे छोटा x2, इससे बड़े पॉइंट इस तरीके से मैं लेता जाता हूँ b तक। ये वैसे तो बच्चों इसके अंदर अनंत बिंदु होंगे, लेकिन मैं यदि कुछ पॉइंट लेता हूँ, एन पॉइंट लेता हूँ अलग अलग। ठीक है, तो कुछ यदि ये कंडीशन बन जाए, इस तरीके से, या तो ये ऐसा हो सकता है, या बच्चों कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या? भी कई बार छोटी बड़ी वैल्यू के ऊपर रिजल्ट इक्वल भी तो आ सकता है। जैसे इक्वल आ जाए यदि कहीं पर, सारे इक्वल ना हो, लेकिन आप कोई भी जो 2 पॉइंट ले रहे हो सिर्फ उनके इक्वल, अगर इक्वल आ जाए तो ऐसा हो जाए, या उल्टा हो जाए, या जो ये वैल्यू है वो क्या हो जाए? कुछ ऐसी हो जाए, यानी छोटी होने लग जाए। ऐसा हो सकता है, या फोर्थ केस कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। ये 4 ही केस पॉसिबल है ना भाई। यदि आप 2 वैल्यू रखोगे इन इंटरवल में से लेकर, भाई जैसे मान लो आपने x1 x2 ले लिया तो 4 ही केस बन सकती हैं। या तो fx1 fx2 से क्या हो? छोटा हो, या fx1 क्या हो सकता है? इक्वल बन सकता है, या बड़ा हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। इन्हीं 4 ही केस बन सकते हैं ना। तो इन्हीं चारों केस की तो हमें स्टडी करनी है। यदि बच्चों फर्स्ट केस बने, ठीक है, तो फर्स्ट केस में आप क्या लिखोगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? निरंतर वर्धमान। इस केस में सिर्फ आप क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग, वर्धमान। यहाँ आप लिखोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी निरंतर ह्रासमान। और जो फोर्थ है इसमें सिर्फ आप क्या लिखोगे? डिक्रीजिंग, यानी ह्रासमान। ठीक है, अब इसके अर्थ को समझते हैं बच्चों। यानी कहने का सिंपल सा अर्थ है कि जैसे जैसे आप x के मान को बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तो वैसे वैसे यदि fx का मान बढ़ता जाए, कम ना हो, सिर्फ रेगुलर ऊपर की ओर चलता जाए। जैसे ग्राफ बनाया मैंने, यदि जैसे ये ग्राफ देखो, इसमें x का मान रेगुलर बढ़े रहे ना, हाँ कम ज़्यादा हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कई बार ज़्यादा बढ़ेगा कई बार कम बढ़ेगा, वो मैटर नहीं करता। हाँ यदि लगातार बढ़ता हुआ चले तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, यदि ऐसा हो जाए
कि मान कई बार क्या हो जाए, बराबर भी बन जाए। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का भी 0। तो कहने में क्या आ गया कि जब से जैसे देखो 0 से मैं पाई पर गया, 0 से मैं किस पर गया, पाई पर जा रहा हूँ। नॉर्मली इतना देखो, सिर्फ 0 से जब मैं किस पे जा रहा हूँ, पाई पर। एक्चुअली में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना ये, लेकिन हुआ क्या भाई, इक्वल हो गया। तो यदि वैल्यू बढ़ाने पर, जैसे पाई वाला तो नहीं माना जाएगा, -2 वाले कंसेप्ट पे आओ, या पे देख लो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फलन होगा, दिएगा समीकरण है x-3 x-7, तो इसमें जब आप 3 पे आओगे तो भी 0 आएगा, 7 पे आओगे तो भी 0 आएगा। यानी आपने x का मान तो बढ़ा दिया, लेकिन फलन का मान तो दोनों बार इक्वल ही आया ना। ऐसा केस बने तो आप क्या कहोगे, सिर्फ वर्धमान है, यानी बढ़े भी रहे और इक्वलिटी भी होल्ड होगी। उस कंडीशन में जो ग्राफ सीधा बढ़ता हुआ ना होकर बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कुछ पॉइंट इसके इक्वल भी दिखेंगे। ठीक है, सिर्फ वर्धमान का मतलब समझ आ गया। ह्रासमान का मतलब होता है बच्चों कम होना, कि जैसे जैसे यदि आप x को बढ़ा रहे हो, आपके फलन का मान क्या हो रहा है, रेगुलर कम हो रहा है, यानी कुछ ऐसा। ऐसा बच्चों ग्राफ करवाया हुआ है मेरे, एक याद करना किसका करवाया हुआ है। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। ऐसा एक ग्राफ करवाया हुआ है, याद करना किसका करवाया हुआ है। तो यदि ऐसा हो जाए कि वो लगातार x तो बढ़ रहा हो, लेकिन फलन का मान लगातार कम हो रहा हो, तो उस कंडीशन में बच्चों हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी निरंतर ह्रासमान। और लास्ट केस सिर्फ यदि इक्वलिटी भी होल्ड करता हुआ चल रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ ह्रासमान। बात समझ आ गई। यानी वर्धमान और ह्रासमान का मतलब क्या है कि जब x बढ़े तो fx भी बढ़ना चाहिए। यदि इक्वलिटी लेकर बढ़ रहा है बराबर होकर, तो ये केस भी बन सकता है, सिर्फ छोटा होना चाहिए, बराबर छोटा। ये 4 केस है बच्चों। एक में अगर सिर्फ बड़ा हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बड़ा और बराबर बने तो सिर्फ इंक्रीजिंग, छोटा हो तो डिक्रीजिंग, छोटा और बराबर बने तो सिर्फ डिक्रीजिंग, और उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ। लेकिन अब बात ये आती है बच्चों, क्या आप जो भी इंटरवल दिया उसके सारी वैल्यू निकाल सकते हो? ये सोचो भाई, जो भी मान लो आपको यहाँ पे बच्चों अंतराल दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में, मान लीजिए fx फंक्शन दे दिया, ए बी कोई इंटरवल दे दिया। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए भी आपको भी बताना इंक्रीजिंग डिग्री, तो क्या आप इसके अंदर वैल्यू रख के देखो इस सारी की सारी? क्या आप इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू रख कर देखोगे क्या? ऐसा तो बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि मैं सारी की सारी वैल्यू रखता रहूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा कई बार कुछ वैल्यू ऐसी भी तो आती है ना जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उससे हमें कैसे पता चलेगा? जिनकी वैल्यू आप शायद नहीं जानते हो, आपको इस तरह तो सभी की वैल्यू जानते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, ये आ गया, इसकी वैल्यू कहाँ से बताओगे? इसकी वैल्यू कहाँ से बताओगे? फंक्शन तो ही है, कंबाइंड कंपोजिट फंक्शन कहते हैं इनको। कहाँ से बताओगे? तो आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यानी वैल्यू रख के तो नहीं कर सकते सर, फिर करें क्या? तो बच्चों यदि डायरेक्टली पता चल जाता है तो बहुत बेटर मानता हूँ, यदि नहीं चलता तो क्या करें? तो अभी आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, उसके ऊपर आए बच्चों, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। लीली स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसको ही रेज कर रहा हूँ। देखिए आगे, बच्चों थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, ये ग्राफ घटता हुआ जा रहा है। इसकी इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ले लो, उसका स्लोप ले लो, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ले लो। इस एंगल को बच्चों मैंने मान लिया θ1, इस एंगल को मान लिया θ2। तो आप देख कर बता सकते हो θ1 लेस देन 90 डिग्री है, θ2 ग्रेटर देन 90 डिग्री है, लेकिन लेस देन 180 है। तो बच्चों जो tan θ1 होगा यानी m1 कितना भी आएगा क्या? पॉजिटिव। tan θ2 होगा, चाहे कितना भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आएगा क्या?
नेगेटिव। ये क्वेश्चन बच्चों क्या है, इंक्रीजिंग है ना ग्राफ, देख सकते हो आप लगातार वैल्यू बढ़ रही है, इसमें वैल्यू लगातार क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है फलन की, देख सकते हो। तो बस कुछ समझ आ रही है, जितनी बोर्ड पे लिखी हुई है उससे कोई कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको जितनी बार तो मेरी बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है ना, उससे बच्चों सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप ये देखो कि इस पॉइंट के ऊपर यानी ग्राफ रेगुलर बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो इसका जो स्लोप है उस कंडीशन में पॉजिटिव है, यानी जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है। बात समझ आई या नहीं आई बच्चों? ये टेंजेंट नहीं, कोई भी टेंजेंट ले लो यहाँ इस इंटरवल में, और इसके लिए भी कोई भी टेंजेंट ले लो। क्लियर हुआ? तो अब पता चल गया होगा, यानी यदि किसी इंटरवल में, यदि मान लीजिए x बिलोंग ए बी हो, तो देखो चार केस, एफ एक्स क्या होगा बच्चों, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0। तो इस कंडीशन में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसमें ओनली इंक्रीजिंग। यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यदि एफ डैश एक्स आपका लेस इक्वल 0 है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। कहानी समझ आई या नहीं आई? ये जो मेरा मेन उद्देश्य था आपको बताने का कि भाई ये कंडीशन, रीजन समझ आ गया होगा, ग्राफ देख लो पता चल जाएगा बच्चों। इंक्रीजिंग है ना, तो इसकी जो भी मैं टेंजेंट लूँगा उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसकी कोई भी टेंजेंट लूँ उसका स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, स्लोप यानी dy अपॉन dx यानी एफ डैश एक्स। तो बच्चों सिंपल सी बात है, यदि उस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लो सही, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ग्रेटर इक्वल 0 रहे तो सिर्फ इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस इक्वल 0 है तो सिर्फ डिक्रीजिंग। ये ऐसा क्यों? क्योंकि इससे बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए, क्योंकि वैल्यू रख के देखें वैल्यू ज्ञात कर पाए या नहीं कर पाए वो प्रॉब्लम है। लेकिन जब ये बात आती है पॉजिटिव नेगेटिव देखना, तो वैल्यू का मतलब नहीं है हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूछे जैसे साइन 123 डिग्री। अब साइन 123 डिग्री का मान तो नहीं जानते हो आप, तो टेबल से निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन 123 डिग्री आता कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मतलब क्लियर है, यानी वहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, ये नहीं देखना कितना है। क्लियर हुआ बच्चों? इसका भी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपके बहुत काम की बातें हैं। बाकी हाँ, आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। ठीक है, तो बच्चों आज जो आपको बेसिक कंसेप्ट है वो सारा समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।